नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रात का खौफ में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ जो सुनते सुनते आपको आखिर तक बांधे रखती हैं। तो हेडफोन लगा लीजिए और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। मेरा नाम रोहित है। मैं पिछले कुछ सालों से शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। जिंदगी बहुत साधारण थी, नौकरी, घर और कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर निकलना। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अमन है। हम दोनों कॉलेज के समय से साथ हैं। हमारे स्वभाव में बस इतना फर्क है कि मैं किसी काम को करने से पहले सोचता हूँ और अमन सोचने से पहले ही उसका प्लान बना लेता है। उस साल हमें लगातार 3 दिन की छुट्टी मिली थी। अमन ने शाम को फोन करके कहा, रोहित, इस बार पहाड़ चलते हैं। मैंने पूछा, कहाँ? चमोली की तरफ। ज्यादा घूमने नहीं जाना, बस किसी शांत जगह रुकेंगे। मुझे भी बात ठीक लगी। अगली सुबह हम अपनी कार लेकर निकल पड़े। शहर पीछे छूटता गया, मैदानों की सड़क खत्म हुई और धीरे धीरे पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया। सड़क संकरी थी, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी ढलान। रास्ते में छोटे छोटे गांव आते रहे। शाम होते होते मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। अमन ने सामने देखते हुए कहा, आज कहीं होटल मिल जाए तो अच्छा है। मैंने कहा, पहाड़ में रात होने से पहले रुकने की जगह ढूंढना ही ठीक रहेगा। कुछ किलोमीटर आगे सड़क किनारे एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया, सरकारी विश्राम गृह 200 मीटर। अमन ने तुरंत कार धीमी कर दी। मुख्य सड़क से एक संकरा कच्चा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। बारिश लगातार बढ़ रही थी। हमने कार उस रास्ते पर मोड़ दी। पेड़ों के बीच से करीब 200 मीटर जाने के बाद सामने एक छोटी सी पुरानी इमारत दिखाई दी। एक मंजिल, सामने लंबा बरामदा और पीछे घने पेड़। इमारत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वहां कुछ असामान्य हो सकता है। हमने कार रोकी और बरामदे में चले गए। दरवाजा खोलकर एक अधेड़ आदमी बाहर आया। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कमरा चाहिए? अमन ने कहा, हाँ, बस आज रात के लिए। उस आदमी ने अंदर जाकर एक पुरानी चाबी उठाई, फिर बरामदे के आखिरी हिस्से की तरफ देखा। वहां पीतल की एक छोटी सी प्लेट लगी थी, कमरा नंबर 7। उसकी नज़र कुछ पल उस नंबर पर रुकी, फिर उसने चाबी अमन की तरफ बढ़ा दी। कमरा 7 खाली है। हम दोनों अपना सामान लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ गए। उस समय तक हमें सिर्फ इतना पता था कि हमें बारिश से बचने के लिए एक रात की जगह मिल गई है। हमें यह नहीं पता था कि कमरा नंबर 7 उस रात हमारे लिए सिर्फ ठहरने की जगह नहीं रहने वाला था। कमरे के अंदर पहुंचकर मैंने सबसे पहले सामान नीचे रखा। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा। एक तरफ लोहे का पलंग था जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी। सामने लकड़ी की छोटी सी मेज और उसके ऊपर पानी से भरा एक गिलास रखा था। दीवार पर एक पुरानी घड़ी लगी थी। अमन ने खिड़की खोली तो बाहर से ठंडी हवा के साथ बारिश की आवाज अंदर आने लगी। मैंने कमरे को एक बार फिर देखा। जगह तो ठीक है, अमन ने हंसकर कहा। मैंने कहा था ना, ज्यादा सोचता है तू। कुछ देर बाद वही आदमी दरवाजे पर आया। उसने कहा, खाने का इंतजाम यहां नहीं होता। नीचे मुख्य सड़क पर करीब 2 किलोमीटर आगे एक ढाबा है। अमन ने पूछा, सुबह चाय मिल जाएगी? सुबह मैं आ जाऊंगा। वो जाने लगा तो मैंने पूछा, यहां और कोई कमरा भरा हुआ है? उसने कहा, नहीं। फिर जाने से पहले उसने दरवाजे की तरफ देखा और बोला, रात में दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। अमन ने मजाक में पूछा, इतनी सख्ती क्यों? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, पुरानी आदत है। वो चला गया। हम दोनों ने सामान व्यवस्थित किया और थोड़ी देर आराम करने के बाद बारिश के बीच ढाबे तक चले गए। खाना खाकर जब वापस लौटे तब करीब 11:30 बज चुके थे। पूरा विश्राम गृह अंधेरे में था। सिर्फ हमारे कमरे के बरामदे में एक छोटी सी पीली रोशनी जल रही थी। हम कमरे में आए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अमन बिस्तर पर लेटते हुए बोला, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। मैंने कहा, हाँ।
बाहर बारिश अब भी हो रही थी। कुछ देर तक मैं खिड़की के पास बैठा रहा। फिर जाने क्यों मेरी नज़र दीवार की घड़ी पर गई। घड़ी चल रही थी। मैंने समय देखा। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं भी बिस्तर पर लेट गया। कमरे में अब सिर्फ बारिश और घड़ी की आवाज़ थी। धीरे धीरे मेरी आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी नींद खुली। कमरे में अंधेरा था। अमन गहरी नींद में सो रहा था। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। मैंने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखा पानी का गिलास उठाना चाहा, लेकिन मेरा हाथ खाली मेज पर पड़ा। गिलास वहां नहीं था। मैंने अंधेरे में मोबाइल की रोशनी जलाई। मेज खाली थी। फिर मेरी नज़र पलंग के पास गई। गिलास वही रखा था, मेरे तकिए के बिल्कुल पास। मैं कुछ सेकंड तक उस गिलास को देखता रहा। वही गिलास जो रात को मेज पर रखा था, अब वह मेरे तकिए के पास था। मैंने अमन की तरफ देखा। वह अब भी सो रहा था। मैंने गिलास उठाया और वापस मेज पर रख दिया। मन में पहला ख्याल यही आया कि शायद नींद में मैंने खुद उठाकर रख दिया होगा। मैंने मोबाइल देखा। रात के 2:17। मैंने ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और वापस लेट गया। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। बारिश रुक चुकी थी। अमन उठकर खिड़की के पास खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर पूछा, रात में तो उठा था? मैंने कहा, हाँ। क्यों? मैंने गिलास वाली बात बता दी। अमन हंस पड़ा। नींद में खुद उठाकर रखा होगा। मैंने भी बात वहीं छोड़ दी। लेकिन जब मैं बिस्तर से उठा तो मेरी नज़र फर्श पर पड़ी। दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर तक गीली मिट्टी की एक पतली लकीर बनी हुई थी। मैं दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा अभी भी अंदर से बंद था। मैंने कुंडी खोली और बाहर देखा। बरामदे में मिट्टी के निशान नहीं थे, सिर्फ कमरे के अंदर दरवाजे से बिस्तर तक जाती हुई वो पतली लकीर थी। अमन भी पास आ गया। इस बार उसने मजाक नहीं किया। वो कुछ सेकंड तक फर्श को देखता रहा, फिर बोला, रोहित, ये अंदर कैसे आई? अमन की बात सुनकर मैं भी चुप हो गया। मैंने दरवाजे के बाहर फिर से देखा। वहां सूखी लकड़ी का बरामदा था। रात की बारिश के बाद भी मिट्टी सिर्फ कमरे के अंदर दिखाई दे रही थी। अमन ने धीरे से कहा, किसी के जूते से आई होगी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। हम दोनों कुछ देर तक उस निशान को देखते रहे। फिर अमन नीचे बैठ गया और उंगली से मिट्टी को छुआ। मिट्टी गीली और ठंडी थी। वह उठकर बोला, चल बाहर देखते हैं। हम बरामदे में आए। कमरे के सामने कोई निशान नहीं था, ना सीढ़ियों पर ना बरामदे में। अमन ने पीछे मुड़कर कमरे को देखा। अगर कोई अंदर आया होता तो बाहर भी निशान होते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से आवाज आई, क्या हुआ? वही आदमी था। वह बरामदे में खड़ा हमें देख रहा था। अमन ने तुरंत कहा, कमरे के अंदर मिट्टी के निशान हैं। उस आदमी का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, बहुत हल्का सा। फिर उसने खुद को सामान्य करते हुए पूछा, कहाँ? हम उसे कमरे के अंदर ले गए। उसने फर्श देखा, कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, बारिश में पुरानी इमारतों में ऐसा हो जाता है। अमन ने कहा, लेकिन मिट्टी बाहर नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेज पर रखा गिलास उठाया और कुछ पल उसे देखते रहा, फिर बोला, आप लोग आज ही निकल जाइए तो अच्छा रहेगा। मैंने पूछा, क्यों? वह मेरी तरफ देखने के बजाय दरवाजे की तरफ देखने लगा। बस, यहां ज्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह बाहर चला गया। अमन ने मेरी तरफ देखा। अब तो मामला थोड़ा अजीब है। मैंने कहा, हाँ। हम सामान समेटने लगे, लेकिन जाने से पहले मेरी नज़र दीवार पर लगी उस पुरानी घड़ी पर पड़ी। घड़ी चल रही थी। मैंने समय देखा। सुबह के करीब 7:30 बज रहे थे। फिर मेरी नज़र घड़ी के नीचे लकड़ी के एक छोटे से खांचे पर पड़ी। उसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने उसे धीरे से खींचकर खोला। अंदर एक पुराना रजिस्टर रखा था। मैंने उसे बाहर निकाला और पहला पन्ना खोलते ही मेरी नज़र एक नाम पर जाकर रुक गई, नरेश प्रसाद।
कमरा नंबर 7। तारीख करीब 2 साल पुरानी थी। उसके सामने जाने की तारीख खाली थी। मैंने अगला पन्ना पलटा। वहां भी नरेश प्रसाद का ही नाम था। बस नीचे एक लाइन लिखी थी, कमरा अगली रात के लिए तैयार रखना है। अमन मेरे कंधे के ऊपर से पढ़ रहा था। उसने पूछा, ये आदमी गया ही नहीं था क्या? मैंने कहा, पता नहीं। तभी पीछे से आवाज आई। पुराना कर्मचारी था। हम दोनों ने पलटकर देखा। वही आदमी दरवाजे पर खड़ा था। मैंने रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ाया। नरेश प्रसाद कौन थे? उसने रजिस्टर नहीं लिया, बस कुछ देर उस नाम को देखता रहा। फिर बोला, सरकारी विभाग में काम करते थे, यहां कुछ दिनों के लिए रुके थे। अमन ने पूछा, फिर गए कहाँ? वो कुछ पल चुप रहा। सुबह चले गए थे। मैंने रजिस्टर की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन यहां जाने की तारीख तो है ही नहीं। उसने पहली बार सीधे मेरी तरफ देखा। पुराने रजिस्टर में बहुत गलतियां होती हैं। अमन ने बात पकड़ ली। और ये लाइन, कमरा अगली रात के लिए तैयार रखना है। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कमरे से बाहर चला गया। अमन ने धीमी आवाज में कहा, कुछ तो छिपा रहा है। मैंने रजिस्टर बंद कर दिया, लेकिन जाने से पहले मेरी नज़र उसी पन्ने के नीचे पड़ी। वहां पेंसिल से बहुत हल्का सा एक समय लिखा था, 2:17। मैंने घड़ी की तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा, शायद पिछली रात गिलास का अपनी जगह से हटना सिर्फ संयोग नहीं था। मैंने रजिस्टर बंद किया और उसे वापस उसी लकड़ी के खांचे में रख दिया। अमन ने अपना बैग उठाया। चल निकलते हैं। मैंने कमरे में एक आखिरी नज़र डाली। बिस्तर ठीक था। मेज पर वही गिलास रखा था। दीवार पर घड़ी अब भी चल रही थी, लेकिन जाने से पहले मैंने घड़ी को दोबारा देखा। उसकी मिनट वाली सुई अटक अटक कर आगे बढ़ रही थी। कुछ सेकंड बाद वह फिर रुक गई। 2:17। अमन ने मेरी तरफ देखा। फिर उसी समय बाहर से उस आदमी की आवाज आई, साहब, अगर आज रुकना पड़े तो कमरा बंद करके रखिएगा। अमन ने दरवाजे से बाहर झांककर पूछा, रुकना क्यों पड़ेगा? उसने जवाब दिया, ऊपर वाली सड़क पर बारिश के कारण रास्ता खराब हो गया है। अभी गाड़ी लेकर जाना ठीक नहीं होगा। हम दोनों बरामदे में आ गए। सच में आसमान फिर से काला हो चुका था। दूर पहाड़ी की तरफ से मिट्टी खिसकने की आवाज भी आ रही थी। मैंने अमन से कहा, लगता है आज रात भी यही रुकना पड़ेगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस कमरे नंबर 7 की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, रोहित, एक बात बता। क्या? अगर नरेश प्रसाद 2 साल पहले चला गया था, वह कमरे की तरफ देखते हुए बोला, तो इस कमरे को अगली रात के लिए तैयार रखने की जरूरत किसके लिए थी? हमने अपना सामान वापस कमरे में रख दिया, दरवाजा बंद किया और बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा। इस बार मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। बारिश शाम होते होते और तेज हो गई। हम दोनों कमरे में बैठे थे। बाहर हवा के साथ पेड़ों की टहनियां खिड़की से टकरा रही थी। अमन ने मोबाइल देखा। नेटवर्क भी चला गया। मैंने खिड़की बंद कर दी। कमरे में फिर वही आवाज रह गई। दीवार वाली घड़ी चल रही थी। मैंने जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखा। करीब 10:30 बजे अमन ने कहा, आज सोते नहीं है। मैंने पूछा, क्यों? कल रात गिलास अपनी जगह से बदला। आज देखते हैं कुछ होता है या नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। हम दोनों ने कमरे की सारी चीजें अपनी जगह पर रख दी। गिलास मेज के बीच में, बैग पलंग के नीचे और दरवाजा अंदर से बंद। करीब 12 बजे तक हम बातें करते रहे। फिर अचानक बाहर बारिश की आवाज धीमी हो गई। कमरे में एकदम शांति छा गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 2:16। अमन ने भी समय देख लिया था। हम दोनों बिना कुछ बोले घड़ी को देखते रहे। सेकंड वाली सुई चलती रही। फिर 2:17। घड़ी रुक गई। उसी क्षण मेज पर रखा गिलास हल्का सा हिला। क्षण अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। गिलास धीरे धीरे मेज के किनारे की तरफ सरक रहा था। इस बार हम दोनों जाग रहे थे। हमने उसे छुआ तक नहीं था। गिलास किनारे तक पहुंचा और वहीं रुक गया। अमन फुसफुसाया, रोहित,
इसे मत छूना। मैंने जवाब नहीं दिया। तभी कमरे के बंद दरवाजे के दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज आई, दरवाजा खोल दीजिए। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज किसी आदमी की थी, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़ा आदमी सिर्फ दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं कर रहा था, जैसे उसे पूरा यकीन था कि हम उसे अंदर आने देंगे। मैंने अमन का हाथ कसकर पकड़ लिया। दरवाजे के दूसरी तरफ से वही आवाज फिर आई, दरवाजा खोल दीजिए। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी। अमन ने मेरी तरफ देखा और सिर हिला दिया। दरवाजा नहीं खोलना था। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? बाहर कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजे के नीचे से एक पतली सी काली परछाई दिखाई दी, जैसे कोई बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा हो। मैंने अमन को पीछे हटने का इशारा किया। हम दोनों दीवार से लगकर खड़े हो गए। बाहर से फिर आवाज आई, बहुत ठंड है, दरवाजा खोल दीजिए। आवाज सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि वही शब्द बहुत ठंड है नरेश प्रसाद के नाम वाले पन्ने के पीछे पेंसिल से लिखे हुए थे। मैंने वह बात अमन को बताई। उसने तुरंत रजिस्टर निकाल लिया, लेकिन इससे पहले कि वो पन्ना खोलता, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक। हम दोनों चुप। फिर दूसरी दस्तक। ठक। इस बार पहले से थोड़ी तेज। अमन ने फुसफुसाकर कहा, रोहित, पीछे देख। मैंने धीरे से कमरे के अंदर देखा। मेज पर रखा गिलास अब अपनी जगह पर नहीं था। वो कमरे के दरवाजे के बिल्कुल पास फर्श पर रखा था और उसमें पानी भरा हुआ था, जबकि हमने उसे मेज पर खाली छोड़ दिया था। उसी पल बाहर से आवाज आना बंद हो गई। कमरे में फिर सिर्फ घड़ी की आवाज थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। उसकी सुइयां आगे बढ़ चुकी थी। 2:18। पहली बार 2:17 होने के बाद घड़ी फिर चल पड़ी थी। घड़ी के 2:18 पर पहुंचते ही कमरे का माहौल जैसे बदल गया। बाहर फिर बारिश शुरू हो गई थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। कोई आवाज नहीं थी। अमन अभी भी उसी जगह खड़ा था। उसने धीरे से पूछा, वो चला गया? मैंने सिर हिलाया, पता नहीं। कुछ देर हम दोनों वैसे ही खड़े रहे। फिर अमन ने रजिस्टर खोला। उसने वही पन्ना ढूंढा जिस पर नरेश प्रसाद का नाम था। पन्ने के नीचे 2:17 लिखा हुआ था। अमन ने उंगली उस समय पर रखी। यही वक्त था जब नरेश के साथ कुछ हुआ होगा। मैंने कहा, लेकिन अभी जो हुआ उसका इससे क्या संबंध है? अमन ने जवाब नहीं दिया। वो रजिस्टर का अगला पन्ना पलटने लगा। एक पन्ने के बीच में कागज का छोटा सा टुकड़ा दबा हुआ था। उसने उसे बाहर निकाला। कागज पर सिर्फ 3 बातें लिखी थीं। कमरा 7, दरवाजा बंद रखना, आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। अमन ने कहा, आज सुबह ये कागज यहां नहीं था। मैंने कागज उसके हाथ से लिया। लिखावट पुरानी थी, लेकिन कागज के कोने पर पानी की एक ताजा बूंद थी। उसी समय दरवाजे के बाहर से हल्की सी आवाज आई। इस बार किसी ने दस्तक नहीं दी, बस बहुत धीमे कदमों की आवाज आई। आवाज बरामदे के एक छोर से दूसरे छोर तक गई और अचानक रुक गई। हम दोनों दरवाजे की तरफ देखते रहे। अमन ने फुसफुसाकर कहा, अब कोई बाहर नहीं है। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता? उसने दरवाजे के नीचे देखा। फर्श पर बाहर की तरफ कोई परछाई नहीं थी, लेकिन अगले ही पल दरवाजे के नीचे से गीली मिट्टी की एक नई पतली लकीर कमरे के अंदर आने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई बिस्तर के पास आकर रुक गई। कमरे में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। अमन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रोहित, इसे हाथ मत लगाना। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कुछ किया भी नहीं। अमन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर बिस्तर पर थी। मैंने भी उसी तरफ देखा। बिस्तर की चादर बिल्कुल सीधी थी।
फिर अचानक गद्दा हल्का सा नीचे दबा। ऐसा लगा जैसे कोई बिस्तर के किनारे आकर बैठ गया हो। मैं कुछ बोल नहीं पाया। अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों सामने देखते रहे। गद्दे का वो हिस्सा धीरे धीरे और नीचे धंसता गया, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लोहे के पलंग से धीमी सी चरमराहट हुई और उसी वक्त मुझे एक बहुत हल्की ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस हुई। खिड़की बंद थी, दरवाज़ा अंदर से बंद था, फिर भी वो ठंडी हवा बिल्कुल मेरे सामने से होकर गुजरी। अमन ने फुसफुसाकर कहा, पीछे मत देखना। मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरी कलाई और कसकर पकड़ ली, क्योंकि अभी मेरे पीछे किसी की परछाई पड़ रही है। मेरी सांस जैसे वहीं रुक गई। मैंने सामने दीवार की तरफ देखा। अमन की परछाई थी, मेरी भी थी, और उन दोनों के बीच एक तीसरी परछाई खड़ी थी। वो बिल्कुल स्थिर थी। अगले ही पल कमरे की बत्ती बुझ गई और अंधेरे में मुझे बिस्तर से किसी के उठने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अमन की कलाई पकड़ ली। कमरे में अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। अमन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी पूरे कमरे में घूमी। बिस्तर खाली था, लेकिन चादर के बीच में एक हिस्सा अभी भी दबा हुआ था, जैसे कोई कुछ पल पहले वहां बैठा हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। कुंडी अभी भी अंदर से लगी थी। अमन ने टॉर्च नीचे की। दरवाजे के पास पड़ी गीली मिट्टी की लकीर अब वापस दरवाजे की तरफ नहीं जा रही थी, वह सीधे बिस्तर तक आई थी और वहीं खत्म हो गई थी। मैंने धीमे से कहा, अमन, अगर कोई बाहर से अंदर नहीं आया तो ये निशान यहां तक कैसे आया? अमन ने जवाब नहीं दिया। उसने मोबाइल की रोशनी दीवार पर डाली। तीसरी परछाई गायब थी, लेकिन तभी कमरे के कोने से पानी की एक बूंद नीचे गिरी, फिर दूसरी। हम दोनों ने उधर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। फिर तीसरी बूंद गिरी। इस बार आवाज बिस्तर के बिल्कुल पास से आई। अमन ने टॉर्च नीचे की। फर्श सूखा था, लेकिन बिस्तर के नीचे अंधेरे में दो गीले पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। वे बाहर से अंदर नहीं आए थे, वे बिस्तर के नीचे से बाहर की तरफ बने थे। मेरे मुंह से अपने आप निकला, अमन। उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। क्या? मैंने कांपती आवाज में कहा। वो निशान। वह नीचे झुका। टॉर्च की रोशनी बिस्तर के नीचे गई और उसी पल अंदर से किसी ने बहुत धीमे से कहा, जगह मेरी है। अमन पीछे हट गया। मैं भी दरवाजे से जा लगा और तभी कमरे की बत्ती अपने आप वापस जल गई। घड़ी में समय था 2:19, लेकिन मेरी नज़र अभी भी बिस्तर के नीचे पड़े उन गीले पैरों के निशानों पर थी। अमन ने मोबाइल की टॉर्च फिर से नीचे की। इस बार वहां कुछ नहीं था, न निशान न पानी। फर्श बिल्कुल सूखा था। अमन ने मेरी तरफ देखा। तूने भी देखा था ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। फिर अमन ने धीरे से कहा, चल, अभी इस कमरे में नहीं रुकना। उसने दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाज़ा खोलते ही बाहर का बरामदा दिखाई दिया। बारिश अब पहले से हल्की हो चुकी थी। हम दोनों बाहर निकल आए। मैंने पीछे मुड़कर कमरे की तरफ देखा। बिस्तर पर पड़ी चादर अब बिल्कुल सीधी थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। हम बरामदे में खड़े रहे। तभी पीछे से दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। अमन ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया और उसी समय कमरे के अंदर से घड़ी के चलने की आवाज आने लगी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। दरवाज़ा आधा खुला था। घड़ी साफ दिखाई दे रही थी, उसकी सुइयां चल रही थीं। 2:20। फिर कमरे के अंदर से वही आवाज आई, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि अगर हम दोनों वहां ना खड़े होते शायद सुनाई भी नहीं देती। अब दरवाज़ा खुला है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अमन ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा पूरी तरह बंद कर दिया। हम बरामदे के दूसरे छोर पर जाकर खड़े हो गए। कुछ मिनट तक कोई आवाज नहीं आई। फिर नीचे सीढ़ियों की तरफ से किसी के चलने की आहट आई, लेकिन इस बार कदम कमरे के बाहर से नहीं आ रहे थे। वे विश्राम गृह के अंदर से ऊपर हमारी तरफ आ रहे थे। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अमन ने मेरी तरफ देखा। हम दोनों जानते थे कि नीचे कोई नहीं था। और तभी सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर
एक गीला पैर दिखाई दिया। मैं और अमन वहीं जम गए। कुछ सेकंड बाद दूसरा पैर भी दिखाई दिया। धीरे धीरे कोई सीढ़ियां चढ़कर हमारे सामने आ रहा था। मैंने अमन की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि नीचे जाने वाली सीढ़ियां पूरी तरह खाली थीं। फिर भी एक एक करके सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य आदमी हमारे सामने ऊपर आ रहा हो। मैं पीछे हटने लगा। अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रोहित, पीछे मत जाना। हम दोनों दीवार से लगकर खड़े रहे। आखिरी निशान हमारे सामने आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर कमरे नंबर 7 के अंदर से कुंडी लगने की आवाज आई। मैंने तुरंत उस तरफ देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके नीचे से पानी बाहर आने लगा था। धीरे धीरे पानी की एक पतली धार बरामदे में फैलती हुई हमारे पैरों तक पहुंच गई। अमन ने नीचे देखा और अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया। उसकी नजर पानी में बनी परछाई पर थी। मैंने भी नीचे देखा। पानी में हमारी 2 परछाइयां थीं और हमारे ठीक पीछे एक तीसरी परछाई खड़ी थी। मैंने पलट कर देखने की हिम्मत नहीं की। अमन ने बस इतना कहा, रोहित, अब यहां से जाना पड़ेगा। मैंने पूछा, लेकिन नीचे रास्ता? उसने सामने सीढ़ियों की तरफ देखा। नीचे रास्ता है। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि ऊपर आने वाला कौन था। हम दोनों कुछ पल वहीं खड़े रहे। फिर अचानक कमरे नंबर 7 के अंदर से वही आवाज आई, इस बार मत जाना। और इस बार आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं, हमारे बिल्कुल पीछे से आई थी। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। अमन भी कुछ नहीं बोल रहा था। हम दोनों कुछ सेकंड तक उसी तरह खड़े रहे। फिर मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। पीछे कोई नहीं था। बरामदा खाली था। सिर्फ बारिश की हल्की बूंदें सामने की सीढ़ियों तक आ रही थी। मैंने अमन की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा। वो सीधे कमरे नंबर 7 के दरवाजे को देख रहा था। दरवाजा अब खुला हुआ था। हमने उसे बंद किया था। मैंने धीरे से पूछा, अमन, तूने दरवाजा खोला? उसने सिर हिला दिया। नहीं। हम दोनों कमरे के पास गए। अंदर सब कुछ पहले जैसा था। बिस्तर अपनी जगह था। टेबल पर गिलास रखा था। पुरानी घड़ी चल रही थी और रजिस्टर भी वही पड़ा था। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। रजिस्टर खुला हुआ था। उस पन्ने पर जहां नरेश प्रसाद का नाम लिखा था, उसके नीचे एक नई लाइन दिखाई दे रही थी। स्याही अभी भी गीली थी। मैंने पास जाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, आज 2 लोग आए हैं। मेरी सांस अटक गई। अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। इस बार कदम धीरे धीरे हमारी तरफ नहीं आ रहे थे। वे नीचे जा रहे थे। सीढ़ियों से उतरते हुए फिर आवाज बंद हो गई। अमन ने खिड़की की तरफ देखा। रोहित, सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने रजिस्टर बंद किया। सुबह होते ही निकलेंगे। हमने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगे। तभी मेरी नजर आखिरी बार घड़ी पर पड़ी। समय था 2:21 और उसी पल घड़ी फिर रुक गई। इस बार मुझे डर घड़ी के रुकने से नहीं लगा। डर इस बात का था कि रजिस्टर में लिखी नई लाइन के नीचे हमारी अगली तारीख पहले से लिखी हुई थी। रजिस्टर में लिखी उस तारीख को देखकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। वो तारीख आज की ही थी। मैंने अमन को दिखाया। कुछ सेकंड तक वो उस पन्ने को देखता रहा। फिर उसने रजिस्टर मेरे हाथ से ले लिया और जल्दी से बाकी पन्ने पलटने लगा। मैंने उसे रोक दिया। अमन, रहने दे। वो मेरी तरफ देखने लगा। नहीं रोहित, अब ये समझना जरूरी है कि ये सब क्या है। मैंने पहली बार उसकी बात काट दी। सुबह होने तक कुछ मत छेड़। अमन चुप हो गया। हमने अपना सामान उठाया और बरामदे में आ गए। नीचे जाने वाली सीढ़ियां हमारे सामने थी। इस बार वहां कोई गीले पैरों के निशान नहीं थे। हम धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचकर मैंने मुख्य दरवाजा खोला।
बाहर बारिश लगभग रुक चुकी थी। आसमान में हल्की सफ़ेदी दिखाई देने लगी थी। हम दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलने वाले थे, पीछे से अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रोहित, मैंने उसकी तरफ देखा। वो ऊपर कमरे नंबर 7 की तरफ देख रहा था। खिड़की के पर्दे के पीछे कोई खड़ा था, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। फिर पर्दा अपने आप नीचे गिर गया। मैंने कहा, चल। इस बार हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाड़ी तक पहुंचकर मैंने चाबी लगाई। इंजन स्टार्ट हुआ। हमने विश्राम गृह से बाहर निकलने वाली कच्ची सड़क पकड़ ली। करीब 200 मीटर आगे पहुंचने के बाद अमन अचानक बोला, रोक। मैंने ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ? उसने सामने सड़क के किनारे लगे पुराने बोर्ड की तरफ इशारा किया। वो वही बोर्ड था जिसे हमने आते समय देखा था। सरकारी विश्राम गृह, 200 मीटर। लेकिन उसके नीचे किसी ने सफ़ेद रंग से एक और लाइन लिख रखी थी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाने से पहले उसे पढ़ा। कमरा नंबर 7 अब खाली है। मैंने अमन की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा। हम वहां से निकल गए। करीब आधे घंटे बाद जब पहाड़ी सड़क खत्म हुई और नेटवर्क वापस आया, मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, कमरा खाली नहीं था, रोहित। मैसेज पढ़ने के बाद कुछ देर तक मैं फ़ोन हाथ में लिए बैठा रहा। अमन ने मेरी तरफ देखा। किसका मैसेज है? मैंने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मैसेज पढ़ा और कुछ नहीं बोला। हम दोनों के बीच काफ़ी देर तक खामोशी रही। फिर अमन ने कहा, गाड़ी चला, यहां रुकना ठीक नहीं है। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 1 घंटे बाद हम मुख्य सड़क पर आ गए। दिन पूरी तरह निकल चुका था। सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ रही थी और रात की सारी बातें किसी बुरे सपने जैसी लगने लगी थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात लगातार घूम रही थी। अगर वो सिर्फ हमारा भ्रम था, तो मैसेज किसने भेजा और उसे मेरा नाम कैसे पता था? हमने रास्ते में एक चाय की दुकान पर गाड़ी रोकी। अमन चुपचाप चाय पी रहा था। मैंने उससे कहा, वहां के केयरटेकर को फ़ोन करते हैं। उसने नंबर मिलाया। फ़ोन कई बार बजा, कोई जवाब नहीं आया। अमन ने दोबारा कोशिश की। इस बार फ़ोन बंद था। हमने चाय खत्म की और वापस निकल पड़े। शाम तक हम शहर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद भी मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाया। अगली सुबह मैंने अपना बैग खोला। कपड़े निकालते समय नीचे कुछ भारी सा महसूस हुआ। मैंने बैग पलटा। फर्श पर एक छोटा सा पीतल का टुकड़ा गिरा। मैंने उसे उठाया। वह कमरे नंबर 7 की वही पीतल की प्लेट थी जो दरवाजे पर लगी थी। मैं कुछ देर उसे देखता रहा। हमने उसे छुआ तक नहीं था। मैंने अमन को फ़ोन किया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रोहित, उसे फेंक दे। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि जो चीज़ वहां से हमारे साथ आई है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ यही हो। मैंने कुछ नहीं कहा। पीतल की प्लेट मैंने उसी वक्त एक पुराने डिब्बे में रखकर बंद कर दी। उस घटना को अब लगभग 6 महीने हो चुके हैं। मैंने उसके बाद कभी उस विश्राम गृह के बारे में पता नहीं किया, लेकिन आज भी कभी कभी रात में मेरी नींद अचानक 2:17 पर खुल जाती है। मैं उठकर कमरे को देखता हूं। सब कुछ अपनी जगह होता है। दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, और कोई आवाज़ नहीं। बस एक चीज़ हर बार अलग होती है। मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक सामने फर्श पर गीली मिट्टी की एक पतली सी लकीर होती है। वो कुछ कदम अंदर आती है और वहीं रुक जाती है। मैंने कभी ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ से आती है, क्योंकि सच कहो, मुझे डर है कि अगर मैंने उस लकीर का पीछा किया तो शायद वो मुझे फिर उसी जगह ले जाएगी, कमरा नंबर 7 तक। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और रात का खौफ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हर रात अपने साथ कोई न कोई अनकहा राज ज़रूर लेकर आती है। नमस्कार।